स्वागत है दोस्तों आपका गोप एकेडमी में। हिस्ट्री सब्जेक्ट के पीजीटी और टीजीटी के पीवाईक्यूज डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। आज भी 10 प्रश्न हैं और इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला सवाल ये है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह या सेट मिला हुआ है। ठीक है, ओके। तो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या बनावली से, तो आप बताएं। तो इसका आंसर है दोस्तों लोथल। तो लोथल के बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लें। जो यहाँ नालियां मिली हैं, नरमोखे मिले हैं या मेन होल मिले हैं, तो दोस्तों ये सारी चीजें एक उचित प्रबंध के साथ यहाँ पे ही फर्श जड़ित 12 स्नान गृह भी मिले हैं, इनका समूह प्राप्त हुआ है। अगर लोथल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 1954 यानी 1954-55 1954-55 में इसका विस्तृत उत्खनन शुरुआत हुआ था। इसकी इस दौरान डॉक्टर SR राव के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था। हालांकि इसकी खोज हो गई थी 54-55 में, लेकिन विस्तृत उत्खनन जो ये हम बात कर रहे हैं SR राव की, ये करवाते हैं 1957-58 में। और जो कि लोथल जो है, लोथल ये है गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदाबाद जिला है, वहीं पर है एक नदी जिसका नाम है भोगवा नदी। तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में अहमदाबाद जिले में लोथल के साक्ष्य मिले हैं। इसके निकटतम जो गांव पूछा जाता है वो सगरवाल है। इस अन्य प्रमुख स्थल की बात करें, प्रमुख साक्ष्य की बात करें जो लोथल से मिले हैं दोस्तों, तो लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड होता है, बंदरगाह मिला है। इसके अलावा मनके बनाने की कारखाने मिले हैं, और साथ में चावल यानी धान की भूसी मिली हुई, और फारस की मुहर और 3 युगल समाधान मिले हैं। फारस की मुहर मिलने से ये सिद्ध होता है कि विदेशी व्यापार होता था, फारस से व्यापार उस टाइम भी हुआ करता था। 3 युगल समाधान भी मिले हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल, नहीं इसके साथ में थोड़ा सा फैक्ट और लाए हैं। ये है कि हड़प्पा जो है पंजाब और पाकिस्तान, यानी पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला पंजाब, क्योंकि जो पंजाब है भारत में भी है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो वहां के रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का प्रारंभिक स्थल मिला था। क्योंकि आर्कियोलॉजी में ये माना जाता है कि जिस स्थल पर साक्ष्य सबसे पहले मिलेंगे उन्हीं के नाम से उसका नामकरण किया जाएगा। इसलिए जो हड़प्पा में मिला सबसे पहला साक्ष्य, उसी के साथ ही हड़प्पा सभ्यता इसका नाम दे दिया गया। तो हड़प्पा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, और इसमें 6 अन्नागार मिले, यानी इस तरीके से अन्नागार 2 लाइन में मिले हुए हैं। वहीं कांस्य की इक्का गाड़ी मिली है और मातृ देवी की मूर्तियां मिली हुई हैं। ये हड़प्पा की बात हो गई। वहीं जब कालीबंगन की बात करते हैं या कालीबंगा की बात करते हैं, तो हमारे राजस्थान में है और हनुमानगढ़ी नामक स्थान पर घग्घर नदी के तट पर पाया गया है, जिसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी, कालीबंगा की खोज। इसका प्रमुख विशेषता क्या है कि कालीबंगन का अर्थ होता है कि काले रंग की चूड़ियां, और यहाँ पे सबसे पहले ही जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं तो कालीबंगन से, और ऊंट की हड्डियों के साथ ही अग्नि वेदिकाएं भी मिली हुई हैं, वो कालीबंगन से। ठीक, सुनते रहेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। बनावली की बात आती है तो फतेहाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और ये प्राचीन सरस्वती नदी का क्षेत्र है। और बनावली की खोजकर्ता की बात करें
तो आर एस बिस्ट जो कि 1974 में बनावली की खोज करते हैं। बनावली की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो बनावली की प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों, मिट्टी से बना हल का खिलौना, उत्तम किस्म की जौ बारले के साक्ष्य मिले हैं और जल निकासी की प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम की कमी मिली है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला हो बनावली में, हो सकता है पिछड़ा इलाका रहा हो। आज का दूसरा सवाल यानी 12वें प्रश्न पर चलते हैं। आज नहीं बोलेंगे, सीधे प्रश्न की बात करेंगे, आप देख लीजिए। तो 12वें प्रश्न में चलते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? गर्त आवास यानी जमीन होती है, उसमें थोड़ा से गड्ढे खोद के उसमें घर बना लिया जाता है, तो इसको गर्त आवास बोलते हैं। तो इसको आपको बताना है कि राखीगढ़ी से मिला है, बनावली से, या प्रभास पाटन से, या कुड़ाल से। ठीक है, तो ये जो गर्त आवास और वो भी हड़प्पा स्थलों की बात कर रहे हैं, तो ये दोस्तों मिलता है कुड़ाल से। अब कुड़ाल की बात करते हैं, बहुत कम ही सुने होंगे, और ये कि हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के हिसार क्षेत्र में ये पाया जाता है, हिसार जिले में पाया जाता है, और ये सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे कौन सा है? कुड़ाल है। और कुड़ाल की खोज हुई थी 74 में, 1974 में। किसके किसके द्वारा? दो लोग थे, जगपति जोशी और आर एस बिस्ट। दो लोग थे, जगपति जोशी और आर एस बिस्ट ने 1974 में कुड़ाल की खोज की थी, हिसार हरियाणा में। और यहाँ से कुड़ाल से ही चांदी के 2 मुकुट मिले हैं और सोने के गहने प्राप्त हुए। चांदी के 2 मुकुट और सोने के 2 गहने प्राप्त हुए हैं। जबकि हड़प्पा जो शैली है, लाल मृदभांड जो मिलते हैं, सर्वप्रथम यहीं से मिले हैं। लाल मृदभांड जो मिले हैं हड़प्पा शैली में, वो सबसे पहले कुड़ाल से ही मिले। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। 13वें प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित स्थलों में से एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं। मतलब इन चारों में कोई एक ऐसा स्थल है जिसमें से ये तीनों संस्कृतियां मिलती हैं, जिसमें उत्तर हड़प्पा काल भी का समय मिलता है, मालवा भी और जोरवे संस्कृतियां भी मिलती हैं, जिसमें लोथल, दायमाबाद, इनाम गांव और रंगपुर की बात आती है। तो आप बताओ कहाँ है? तो दोस्तों जब मालवा जोरवे संस्कृति की बात आती है, तो जोरवे हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में लोथल नहीं है, लोथल गुजरात में है। रंगपुर भी नहीं है, इनाम गांव तो है, लेकिन दायमाबाद आपका आंसर होगा। तो दायमाबाद को अच्छे से थोड़ा देख लें। तो दोस्तों दायमाबाद जो है वो जोरवे का ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल पाया है। और दायमाबाद लगभग अगर देखेंगे तो 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और इसकी खोज 1976-79 में, 1976 to 79 में एस ए शाली द्वारा किया गया था। ठीक है, सिर्फ सुनते रहिए। और यहाँ पे कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए हैं, और जो सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए हैं उसमें अगर क्रमशः बात करेंगे तो सबसे पहले क्या पाया गया? पहले मतलब होता है कि सबसे नीचे क्या था। इसमें आर्कियोलॉजी में यही होता है कि भाई सबसे पहले क्या पाया गया, तो यानी सबसे नीचे कौन सा स्तर था, फिर उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा पाया जाता है? सांवलदा मृदभांड हम लोग पढ़ेंगे। उसके ऊपर पाया जाता है उत्तर हड़प्पा मृदभांड। उसके ऊपर पाया जाता है दायमाबाद मृदभांड। उसके ऊपर है मालवा मृदभांड, और उसके ऊपर है जोरवे मृदभांड जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी जोरवे से संबंधित है दायमाबाद। क्योंकि ताम्र पाषाण काल जो है वो इन पाषाण और उत्तर, मध्य और नवपाषाण काल के बाद का है।
इसलिए सबसे ऊपर आएगा, बाकी ये नीचे आएंगे। ठीक है, अब ये हो गई, लेकिन इसमें इनाम गांव भी दिया गया है। तो इनाम गांव की थोड़ी बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र में एक तो ये स्थित है। दूसरी बात ये है कि ये भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, पूरा स्थल है। और ये घोड़ नदी के किनारे है, घोड़ नदी के किनारे है, जो कि पड़ता है पुणे क्षेत्र में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। और किस संस्कृति से है? जोरवे संस्कृति से संबंधित है ये भी, जबकि दायमाबाद भी जोरवे से ही संबंधित था। इनाम गांव के अगर उत्खनन की बात करें तो इसकी उत्खनन में HD सांकालिया थे और उनकी टीम थी, जिसमें इनाम गांव से हमको मकान मिलता है, अनाज के भंडार मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तांबे की वस्तुएं मिलती हैं और दफनाने की प्रथाओं के प्रमाण मिलते हैं इनाम गांव से। वहीं जब रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर दोस्तों गुजरात में है और हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल है। और यहाँ से उत्तरवर्ती अवस्था से मिलते हैं, यानी हड़प्पा की बात की। एक होता है पूर्ववर्ती और फिर मैच्योर यानी परिपक्व, फिर उत्तरवर्ती। यानी जब सभ्यता की शुरुआत होती है तो पूर्ववर्ती, जब सभ्यता अपने चरम पर होती है तो मैच्योर यानी परिपक्व सभ्यता या परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं। फिर उत्तरवर्ती जो होता है, जो ढलान पे होता है, पतन के पहले का काल होता है, उत्तरवर्ती अवस्था होता है। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। आगे चलते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है आज का, 14वां क्वेश्चन है और इसमें ये है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? इसमें कौन है वो? क्या अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था या मोहम्मद बिन तुगलक था? तो दोस्तों इसको बताना है आपको आंसर, और आंसर ये है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। इसको पूरा नाम खिलजी भी जोड़ देते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन का पुत्र था और ये अप्रैल 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है। चूंकि इसको बोला जाता है कि भाई योग्य पिता की अयोग्य संतान थी, इसे नग्न स्त्री पुरुषों को देखना बड़ा पसंद था। और तो और ये दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक था जिसने कहा कि मैं स्वयं जो खलीफा को नहीं मानता, खलीफा की सत्ता को इनकार कर दिया। तो सब खलीफा की सत्ता को इनकार करने वाला प्रथम शासक कौन था सल्तनत काल में? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। ठीक है, अब इनमें दो चीज और थी कि इसने दो उपाधियां ली थी, अल इमाम उल इमाम की और खलीफत उल लाह की उपाधि। तो ये कौन लिया था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ही लेता है। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमने देखा है कि क्या क्या मिलता है इसमें। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अभी हमने बात की कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का पिता यानी अलाउद्दीन खिलजी, इसीलिए अलाउद्दीन को योग्य और इसको अयोग्य माना जाता है। तो अलाउद्दीन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सबसे शक्तिशाली शासक था जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन करता है। इसके साम्राज्य विस्तार की बात करें, ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बात होते ही हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। और इसने उत्तर से दक्षिण भारत तक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए थे और चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा और देवगिरी पर विजय प्राप्त की। वहीं इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली, आर्थिक सुधार काफी महत्वपूर्ण है। काफी बार पूछा गया है कि वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए, इसने कालाबाजारी रोकी और खाद्यान्न के लिए अलग अलग बाजार स्थापित किए ताकि कम खर्च में विशाल सेना रखी जा सके। वहीं जब सैन्य सुधार की बात होती है तो स्थायी सेना की नींव रखता है, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू करता है और घोड़ों को दागने
घोड़ों को दागने और सैनिकों को होलियां लिखने की प्रथा। दागने का मतलब ये होता था, क्योंकि उस समय ऐसा है कि जैसे मान लो मेरे पास घोड़ा है और मैं सैनिक हूँ वहां का, अलाउद्दीन खिलजी का, तो मुझे वेतन मिलेगा, घोड़े को खिलाने के लिए भी कुछ वेतन मिलेगा, तो मुझे घोड़ा दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ये घोड़ा है। तो कई बार ये होता था कि एक सैनिक एक घोड़े को कई बार दिखा के कहते थे कि मेरे पास 2 घोड़ा है, 3 घोड़ा है, तो ज्यादा पैसा ले लेते थे। इसलिए घोड़े को दाग देते थे ताकि उस जो मुहर लगाए हैं उस नाम से दोबारा उस घोड़े को न लाया जा सके, और उसके चेहरा लिख लिया कि सैनिक जो नाम लिखा गया, जैसे नाम लिखा जाता है तो उस पर टिक लगा देते थे कि दोबारा तुम ना आ सको। इसीलिए ये घोड़े के दागने और सैनिकों के चेहरा लिखने की प्रथा शुरू हुई थी। प्रशासनिक नीतियों की बात करते हैं कि विद्रोह रोकने के लिए सरदारों के आपस में मिलने, दावतों और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के बाद उसने गुप्तचर व्यवस्था को बहुत मजबूत किया था, क्योंकि ये सारी चीजें उसको बड़ा कमजोर कर रही थी। स्थापत्य कला में दिल्ली के कुतुब परिसर में उसने अलाई दरवाजा बनवाया था, सीरी का किला बनवाया था, और हौज एक खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्योंकि वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और कूटनीतिक शासक था जिसने मंगोल आक्रमणों से भारत की रक्षा की थी। आपने मूवी में भी देखा होगा। लेकिन अभी आजकल अभियान और विद्रोह भी आते हैं, तो हम अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों पर भी चर्चा कर ले रहे हैं। कौन से हैं? तो इसमें प्रमुख अभियान जो हैं, उत्तर भारत की बात करें तो गुजरात में 1299 में राजा कर्णदेव को हराता है और मलिक काफूर इसके सेनापति बन जाता है। उसके बाद फिर मलिक काफूर साउथ में भी जाएगा, भी बात करेंगे इसके। रणथंभौर 1301 में हमीर देव पराजित करता है। हमीर देव पराजित होता है। पृथ्वी जो पहला जौहर होता है वो रणथंभौर में 1301 में। जौहर मतलब होता है कि स्त्रियां अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती हैं, बजाय कि उनके साथ जाने की, उनकी रानी उनके हरम में जाने की। तो वहीं चित्तौड़गढ़ 1303 रावल रतन सिंह की बात सुने होंगे, पराजित होते हैं और रानी पद्मिनी का ऐतिहासिक जौहर होता है। वहीं मालवा 1305 में महलक देव की हार हो जाती है। वही जो मलिक काफूर था, फिर वो सेनापति बनता है साउथ में। देवगिरी 1308 में, वारंगल 1310 में, द्वार समुद्र और मदुरै 1311 में आक्रमण करता है और राजाओं को हराकर कर वसूल करता है। और वारंगल से ही उसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, जो कोहिनूर हीरा आज इंग्लैंड की महारानी के पास में। और उसके बाद प्रमुख विद्रोह की बात करें तो नवीन मुसलमान 1299 में विद्रोह करते हैं। नवीन मुसलमान जो थे दोस्तों, जो मंगोल थे, मंगोलों को बसाया गया था इनके पहले शासक में, और जो आज की दिल्ली के मंगोलपुरी है वो वहीं पे रहते थे और इनकी सेना में सैनिक हो गए थे। तो जो लूट का माल था उसके बंटवारे को लेकर मंगोल मुसलमानों का विद्रोह हो गया था, क्योंकि मंगोल जब लूटते थे तो वो राजा को नहीं देते थे, वो खुद रखते थे। लेकिन यहाँ पे था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था तो उसको भी देना पड़ता था, तो ये मंगोलों को पुरानी आदत थी न देने की, इसलिए वो अड़ गए और मुसलमानों का विद्रोह, इन दोनों में विद्रोह हो गया था। वहीं अकत खान का विद्रोह था। अकत खान भतीजा था अलाउद्दीन का, उसने जानलेवा हमला किया था, जैसे मूवी में भी दिखाया गया है ना, 1301 में। पद्मिनी मूवी है। उमर और मंगू खां 1301 में ही अवध में भतीजों की, उसके भतीजे बगावत करते हैं। वहीं ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाजी मौला का विद्रोह पूछा जाता है। हाजी मौला और सिद्दी मौला दो हैं, इसमें हाजी मौला याद करो केवल। अलाउद्दीन खिलजी के समय में हाजी मौला 1301 में दिल्ली में सत्ता हथियाने की कोशिश की थी। और इन सब विद्रोहों के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व्यवस्था शुरुआत की, शराबबंदी की और अमीरों से मिलने जुलने पर रोक के बड़े कड़े नियम लगा दिए थे उसने। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न पर दोस्तों। हमारा 15वां प्रश्न आज का ये है कि मुबारक मुबारक तारीख ए मुबारक शाही जो है, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसामी, शम्स ए सिराज अफीफ या बर्नी? तो आप बताइए। तो दोस्तों ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखी है। तारीख ए मुबारक शाही लिखी है, ठीक है।
हम्म। और ये सैयद वंश जो अहमद सरहिंदी था, ये सैयद वंश का शासक हुआ, उसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह शासक हुआ और उसका समकालीन था ये सरहिंदी, और उसी के संरक्षण में ये रहता था, और उसी को समर्पित ये पुस्तक भी लिखी थी, तारीख ए मुबारक शाही। ओके। यह एक ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र कह सकते हैं, एकमात्र समकालीन स्रोत है जो सैयद वंश के बारे में जानकारी देता है। वहीं इसामी की बात करते हैं तो इसामी फुतूह उस सलातीन एक पुस्तक का नाम है इसका, जिसमें गजनवी, तुगलक काल व बहमनी राज्य के बारे में जानकारी देता है इसामी। ये याद रखना है कि इसामी फुतूह उस सलातीन और तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जबकि तारीख ए फिरोज शाही जो है वो शम्स ए सिराज अफीफ ने लिखा है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो देखो अंतर क्या है, अफीफ फिरोज शाही, मुबारक शाही सरहिंदी। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी, अपना ट्रिक लगा के याद करना, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, ये बर्नी ने लिखी है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और है कि सल्तनत सैयद काल के जो शासक हैं उनके बारे में थोड़ा रिवीजन कर ले। इस सैयद वंश जो है 1414 से 1451 के बीच में रहा है। इसके पहले शासक के तौर पे खिज्र खां रहे हैं, जो कि 1414 से 1421 तक 1414 टू 1421 रहे हैं। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली और रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी खिज्र खां ने। खिज्र खां के बाद आता है मुबारक शाह, जो कि 1421 से 1434 के बीच में रहता है। सबसे योग्य शासक रहा ये। और अभी हमने बात की इसी के शासक काल में याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी, मुबारक शाह के काल में। तीसरा है मोहम्मद शाह, जो कि आता है 1434 टू 1445 में। अयोग्य शासक था, बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी और अपना पुत्र माना था। ये मोहम्मद शाह की बात है। जबकि अंतिम सैयद वंश के शासक में अलाउद्दीन आलम शाह रहे हैं 1445 टू 1451 में। अंतिम शासक रहा है, स्वेच्छा से दिल्ली की गद्दी छोड़कर बदायूं चला गया, कहा मुझे वहीं अच्छा लगता है। उसके बाद लोदी वंश की स्थापना हो जाती है, बड़े ही शांति तरीके से लोदी वंश स्थापित हो जाता है। जब 16वें प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें हमको मस्जिद की बात दिखाई देती है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद थी जो भारत में प्रथम तुर्क मस्जिद थी। तो अटाला देवी मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, खिड़की मस्जिद या कलान मस्जिद, कौन सी मस्जिद थी महाराज। तो ये दोस्तों दिल्ली में स्थित थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये कब करवाया था, पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्ति के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दोस्तों ये पहले वैष्णव मंदिर हुआ करता था, वैष्णव मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को तोड़कर उसके बाद ये बनाया गया था। ठीक। और इसमें एक बात और है कि जो दिल्ली में ये स्थित है, हिंदू मुस्लिम शैली में प्रथम भवन बना था, क्योंकि उस टाइम हिंदुओं पर शासन करने के लिए पहली बार मुसलमानों ने अपना वंश स्थापित किया। तो हिंदू जो शैली थी और मुसलमान शैली पूर्ण रूप से अलग तो नहीं हो पाई थी, तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम शैली के मिक्सचर का, हिंदू और मुस्लिम के मिक्सचर का ये पहला भवन था। वहीं जब खिड़की मस्जिद की बात करते हैं तो दोस्तों खिड़की मस्जिद भी न्यू दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1375 से 80 के बीच में। और अगर देखेंगे तो कौन किया था, तो ये FST फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री रहे हैं, खान ए जहां तेलंगानी, जिनको जूनन शाह कहा जाता है। इन्होंने बनवाया था खिड़की मस्जिद।
कौन? फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री खान ए जहां तेलंगानी, जिनको जूनन शाह कहा जाता है, उन्होंने दिल्ली में 1375 के आसपास खिड़की मंदिर बनवाई थी। और तो और कलान जो मस्जिद है, इसको कलान मस्जिद या मस्जिद ए कलां कहा जाता है, मस्जिद ए कलां भी कहा जाता है। चाहे मस्जिद ए कलां आ जाए, चाहे कलान मस्जिद आ जाए, दोनों सेम ही हैं। और ये है पुरानी दिल्ली में, ठीक है, पुरानी दिल्ली में है, तुर्कमान गेट के पास में है, तुर्कमान गेट के पास में है। और इसकी स्थापना 1387 में हुई थी। इसको भी बनवाया था फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री खान ए जहां तेलंगानी जूनन खान ने, जूनन शाह ने, सॉरी, ठीक है। वहीं जब अटाला देवी मस्जिद की बात आती है, देखो अटाला देवी मस्जिद, इसमें देखो देवी क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक मस्जिद की जगह मंदिर हुआ करता था, और उसको बनवाया था कन्नौज के एक राजा थे, नाम सुने होंगे, जयचंद ने। जयचंद ने जौनपुर में एक देवी मंदिर बनवाया था, और उसी को तोड़कर बाद में इब्राहिम फिरोज शाह तुगलक ने एक मस्जिद बनाने की शुरुआत की उसी मंदिर पर। तो इसीलिए बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शाह अटाला देवी मस्जिद है। हालांकि अटाला नाम था उसका, और उस टाइम उसका नाम शाही अटाला मस्जिद था, शाही अटाला मस्जिद। लेकिन मंदिर की वजह से यहाँ के लोगों ने हमेशा कहा, तो आज भी कहा जाता है अटाला देवी मस्जिद। हाँ, अटाला देवी मस्जिद, जिसको बनवाया पूर्ण करवाया था इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह शर्की ने पूर्ण करवाया था। शर्की जो वंश है दोस्तों, ये जौनपुर में था। शर्की वास्तुकला का सबसे सुंदर उदाहरण और पहला उत्कृष्ट नमूने की बात करेंगे तो अटाला देवी मस्जिद ही है। इसमें देखेंगे कि मीनार की जगह पे शुरुआत में ही ऊंची मेहराब बनी हुई है, ऊंची मेहराब बनी हुई है, बड़ा सुंदर लगता है। ठीक, अब इसी के साथ हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं ऐबक के प्रमुख कामों के बारे में, ऐबक के कुछ लाइफ के बारे में भी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है सुल्तान 1206 में। गुलाम वंश की स्थापना होती है, या मामलूक वंश की स्थापना होती है, ठीक है। और जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और इसके अभियान की बात करें, देखो सुल्तान बनने से पहले मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था, वो यही कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसने तराइन के युद्ध में भी भाग लिया था। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में होता है। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। 91 में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में, और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की अहम भूमिका होती है। वहीं चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। राजा जयचंद होते हैं कन्नौज के, जिसने अटा देवी मंदिर बनवाया था वहां जौनपुर में, अभी हमने बात की, और उनको भी ये हराते हैं। और विजय की बात करेंगे तो मेरठ में, अलीगढ़ में, अजमेर में, कलिंजर में, अनिलवाड़ गुजरात पर भी आक्रमण करता है। लेकिन जब सुल्तान बन जाता है 1206 से 1210 के बीच में इसका शासनकाल रहता है, तो सबसे पहले यलदौज और कुबाचा से संघर्ष होता है। और गजनी के जो शासक रहे हैं उनको जानते हैं आपकी 5 भागों में डिवाइड कर दिया था। गौर के कोई पुत्र नहीं होने की वजह से 5 भागों में उसका शासन डिवाइड हो गया था, जिसको यलदौज, कुबाचा, और एक और था, नाम अभी मिस कर रहा हूं, और एक था ये ऐबक। बंगाल का दमन, बंगाल में विद्रोह शांत करवाकर अली मर्दान अली खां को जो खिलजी का क्षेत्र दिया जाता था, यानी बंगाल को भी ये अपने अंदर कर लिया था। प्रमुख कार्य की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार दिल्ली बनवाया। कुव्वतुल इस्लाम की बात कर दी अभी हम लोग, पहली मस्जिद थी और पहले ही हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम भवन भी था। अलाउद्दीन का झोपड़ा, जो मस्जिद के नाम का मस्जिद थी, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसकी उपाधियों के तौर पर लाख बख्श उपाधि थी,
क्यों? क्योंकि अत्यधिक उदारता और दान देने की प्रवृत्ति के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता था, यानी लाखों का दान देने वाला। वहीं बहुत मधुर स्वर में कुरान कंठस्थ कर दिया था और सुनाता भी था, इसलिए कुरान ख्वां भी बोलते थे इसको। और उसने कभी सुल्तान की आधिकारिक उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि मलिक और सिपह सालार के रूप में ही अपने आप को संतुष्ट रखा था। जबकि 1210 में बहुत जल्दी ही अभी तो मौका मिला था विस्तार करने का, लेकिन तभी लाहौर में चौगाना खेलते वक्त यानी पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा है 17th, और दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे। तो कौन से थे वो सदस्य? दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य कौन थे? तो हालांकि ये चहलगानी जो है वो किससे संबंधित है? ताजिक से, अफगान से, तुर्क से, मंगोल से। दोस्तों ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं तुर्कान ए चहलगानी था क्या आखिर। तो तुर्कान ए चहलगानी, जिसको चालीसा दल भी बोला जाता है, तो ये इल्तुतमिश के समय में तैयार हुआ था। देखो बात ये थी कि जब इल्तुतमिश को बुलाया गया शासन करने के लिए, क्योंकि अचानक से 1210 में पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो ये इसको बुलाया गया क्योंकि इल्तुतमिश के कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कोई ऐसा शासक बचा नहीं जो योग्य हो। तो अमीरों को लगा कि भाई इल्तुतमिश ही है जो ये संभाल सकता है। हालांकि इल्तुतमिश शुरुआत में मना करता है, लेकिन फिर बाहर कहने के बाद आ जाता है। और जब यहाँ आता है तो उसको दो प्रॉब्लम होती है। एक तो कुतुबी और मुइज्जी सरदार के विद्रोह को दबाने के लिए। क्यों? कुतुबी जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सरदार थे वो थे, मुइज्जी जो थे वो मोहम्मद गोरी के सरदार थे। तो इन दोनों में अक्सर युद्ध यानी ठनी रहती थी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो इनको ये विद्रोह कर देते थे। इनको दबाने के लिए ही, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही, और 40 जो योग्य वफादार अपने थे यानी इल्तुतमिश के, कि भाई ये हमारे वफादार हैं, गुलाम हैं, तो उनको इन्होंने इकट्ठा किया, एक समूह बनाया ताकि कामों को अच्छे से किया जा सके और इनको बाईपास किया जा सके, वो कुतुबी और मुइज्जी को। ठीक है, इसीलिए ये समूह बनाया गया था और इस समूह का नाम ही दिया था तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान से ही याद रखो कि इसमें तुर्क ही थे, तुर्क गुलाम थे। इनका कार्य क्या था देखेंगे तो जो दल था वो साम्राज्य को सबसे जो बड़े एकता और सेना के सर्वोच्च पद, ये तो ठीक है कि सर्वोच्च पद इसलिए दिया गया था, ये समझना है क्योंकि इनको, ये जो कुतुबी थे और मुइज्जी थे, इनको छोटा दिखाना था। जैसे कोई लाइन है उसको छोटा करना है तो उसके साथ बड़ी लाइन खींच दो तो वो छोटी हो जाती है। साथ ही इसी में कुतुबी और मुइज्जी को जितनी पावर थी उससे ज्यादा पावर इन्होंने इनको दे दी, तुर्क वफादारों को। तो ऑलरेडी ये छोटे हो गए, तो उनको हटाना भी नहीं पड़ा और इनका काम भी हो गया और उनके वफादार भी उसमें बैठ गए सर्वोच्च पद पर। तो जो एकता प्रणाली इन्होंने शुरू की थी तो वो यही थे, यहीं पे शुरुआत हो गई थी। मतलब एकता प्रणाली में सर्वोच्च पद इनको दिए गए जो इनके वफादार थे। अब सलाहकार समिति के तौर पर भी इनकी मदद लेते थे इल्तुतमिश, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है अपने वफादार से ही तो पूछोगे। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है तब तक ये 40 लोग जो थे वो बहुत ही पावरफुल हो गए थे और ये किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे थे। एक बात ध्यान देने लायक है कि इसी 40 में दलों में एक था गयासुद्दीन बलबंती, जो आगे चलकर 1266 में इसको तुर्कान चहलगानी को ही समाप्त करता है। क्योंकि जो सदस्य थे वो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद एक दूसरे को ये कहने लगे कि क्या मैं क्या हूं जो तुम क्या हो जो मैं नहीं, और मैं क्या नहीं कर सकता जो तुम कर सकते। मतलब कुल मिला के ये था कि एक दूसरे में इतनी राइवलरी थी कि हम आगे हम आगे, हम ही सब कुछ हैं। तो आपस में ही ये खेलते रहते थे इस पावर गेम को।
इस चीज को गयासुद्दीन बलबन अच्छी तरीके से समझता था, इसलिए वो आगे चलकर जब शासक बनता है तो सबसे पहला काम यही करता है कि तुर्कान चहलगानी जो सदस्य चालीसा था, दल था, इसको ही समाप्त कर देता है। ठीक। तो किंग मेकर की भूमिका में ये 1236 से 1266 के बीच में रहते हैं। 1236 में क्या होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु होती है और 1266 में गयासुद्दीन बलबन शासक बनता है, सुल्तान बनता है। तब के बीच में ये सब चलते रहते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 में। इसके बाद दल अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गया और सुल्तान बनाने हटाने लगा। वहीं रजिया सुल्तान बनी 1236 से 40 के बीच में। इल्तुतमिश ने इनको पहले ही बना दिया था, लेकिन अमीरों को पसंद नहीं था कि एक महिला बने। रजिया के खिलाफ षड्यंत्र कर कर 1240 में उसकी हत्या भी करवा दी थी। कठपुतली शासक को रखा फिर बहराम शाह को 1240 से 42 के बीच में। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आता है 1242 से 46 के बीच में। फिर नासिरुद्दीन महमूद आता है 1246 से 66 के बीच में, जिसके पीछे अलाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन था। तो 20 साल तक शासक खुद करता है। और गयासुद्दीन ने फिर अपनी बेटी का विवाह भी नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। तो वास्तविक सत्ता की चाबी कहाँ थी, इस दल में हाथ रही। दल के में सबसे ज्यादा बलबन के हाथ में रही। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हो गई। फिर अब बलबन बनता है और बलबन सबसे पहले इस चहलगानी को ही खत्म कर देता है। देखो 1266 में सुल्तान बनते ही 1270 के बीच पूर्ण विनाश हो जाता है। तथ्य क्या रहता है कि बलबन ने रक्त और लौह जो नीति थी उसको अपनाया, और साथ ही चहलगानी के प्रमुख सरदारों जैसे अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर देकर, कत्ल करवाकर, मतलब कुल मिला के साम दाम दंड भेद से सबको हटा दिया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो अब आप ये सवाल आराम से कर पाओगे। हालांकि ये इससे बहुत सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत के में चहलगानी सदस्य किससे संबंधित थे, तुर्क से संबंधित थे, आपको पता। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों कि 18वीं में मध्य पाषाण काल। जब मध्य पाषाण काल की बात आती है उसमें एक सवाल पूछा गया है कि पाषाण उपकरण बने थे मध्य पूरा पाषाण काल के, तो किससे बने थे, तो ये बने थे दोस्तों फलक के। इसलिए इनको मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक है, एक मिनट। तो फलकों से ये हो जाएगा। मध्य पूरा पाषाण काल की अगर विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों ये फ्लेक तकनीक रही है प्रमुख। फ्लेक या स्क्रैपर या पॉइंट, ये देखो फ्लेक, पत्थर से जो तोड़ते तोड़ते छोटा सा टुकड़ा ही टूटता है, तो ये अपने आप बन जाता है इसको। तो मध्य पाषाण काल की बात इसी के साथ कर लेते हैं। दोस्तों मध्य पाषाण काल जो मीसोलिथिक एज होती है वो होता है कि भाई जब ये C.L. कार्लाइल थे, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही खोजते हुए 1867 की बात है, 1867 की बात है, तो C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में कुछ लघु पाषाण प्राप्त किए, उनको खोजा, तो उसको चेक करवाया, तो फिर पता चला कि या तो ये तो ना तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है और ना ही नव पाषाण काल से संबंधित है। तो इसीलिए इसके बाद और खोज हुई तो बहुत सारे ढेर सारे स्थल मिले, तो इन संस्कृतियों को एक अन्य नाम दिया गया, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत दिया गया। छोटे छोटे उपकरण है। तो ये जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था वो 10,000 से 40,000 के आसपास होता है, तो इसको बोलते हैं मीसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। दोस्तों हिमयुग समाप्त हो गया था, मौसम गर्म हो रहा था, अनुकूल हो गया और घास के मैदान और छोटे जीव जंतु बढ़े। क्योंकि आपको पता है कि पाषाण काल में, निम्न पाषाण काल तो पूरी तरीके से हिम से ढका हुआ था, उच्च मध्य पूरा पाषाण काल में थोड़ा सा बर्फ कम हुई और उच्च पूरा पाषाण काल में काफी कम होती है। मध्य पूरा पाषाण काल पूरी तरीके से हिमयुग समाप्त हो जाता है और ये सारी चीजें घटनाएं घटती हैं। इसमें औजार की बात करेंगे तो बेहद छोटे थे, नुकीले थे, धारदार पत्थर और औजार के बने थे। धनुष बाण का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था अगर पूछेंगे तो। विश्व का
प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है वो कौन है? धनुष ही है। पशुपालन के तौर पे पशुपालन की शुरुआत होती है, कुत्ता सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। पशुपालन की शुरुआत हुई थी, लेकिन पशुपालन व्यापक रूप से नवपाषाण काल में आता है। कला के क्षेत्र में देखेंगे तो मध्य पाषाण काल में ही मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफा है, उनके शिकार, दैनिक जीवन के चित्र जो मिलते हैं वो यहीं से शुरुआत होते हैं, मध्य पाषाण काल से। बागौर राजस्थान से प्रथम भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो बागौर राजस्थान से मिले हैं। उसके आदमगढ़ उसके बाद है, आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों जगह से मिले हैं, सबसे पहले बागौर से। सराय नाहर राय जो कि यूपी में है, उसमें मानव साक्ष्यों के कंकालों के साक्ष्य मिलते हैं कि ये हमारा मध्य पाषाण काल रहा। 19वां है कि 19 में देखेंगे कि निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। तो दोस्तों पैसरा, सिनुआर, बाघोर या सराय नाहर राय, कौन सा है? तो इसमें सिनुआर है दोस्तों, जो कि बिहार में है, जो नवपाषाण स्थल है। वहीं पैसरा देखेंगे तो ये भी मुंगेर जिला बिहार में ही है, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। बाघोर अभी बात कर लिए, भीलवाड़ राजस्थान में है, मध्य पाषाण काल। और सराय नाहर राय की बात करते हैं तो जो कि प्रतापगढ़ जिला यूपी में सई नदी के किनारे है। ये मध्य पाषाण काल, मानव अस्थिपंजर कंकाल मिला है, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, सामूहिक कब्र मिली है, धनुष बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं और चूल्हे युद्ध के हिस्से यहीं से शुरुआती मिले हैं। वहीं नवपाषाण काल की बात कर ले तो ये 7000 से लगभग 1000 ईसा पूर्व के बीच में होता है। नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी निवास, कृषि और पहिए का आविष्कार किया। ठीक, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल की बात करें अगर, तो नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। तो देखो, ये गुफ कराल है, बुर्जहोम, काली घालीघई, सरायखोला, मेहरगढ़, चिरांद और कुचाई, दाओजी, हेडलिंग, ये जो असम में है। सारूतरु काफी फेमस है, ठीक है। मास्की और हल्लूर, देखो ब्रह्मगिरी, ये सब नाम सुनेंगे, टी नरसीपुर, ये सारी चीजें नवपाषाण काल की है। अगर प्रमुख रूप से हम देख रहे हैं अगर, तो इसमें ये आता है, एक मिनट, ये आता है यहाँ पे, जो कि मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। गेहूं व जौ पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वहीं बुर्जहोम जम्मू कश्मीर, गर्तावास मिला है, गड्ढा घर, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं बुर्जहोम से। गुफ कराल ये भी जम्मू कश्मीर में है, जहां से सिलबट्टे, कृषि और हड्डी की औजार मिले हैं। जबकि कोल्डिहवा जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, चावल धान के सबसे प्राचीन, चावल यानी धान ही होता है, धान से चावल निकलता है ना, खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। महगढ़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से पशु बांधने का बाड़ा और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जबकि चिरांद बिहार से हिरण के सींगों के बने बड़े पैमाने पर हड्डी के औजार मिले। पिकलीहर और हल्लूर में कर्नाटक राख के टीले और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि तमिलनाडु में पय्यमपल्ली रागी चने की खेती के प्रमाण मिले। दार्जिलिंग हेडिंग में असम में मूसल, खरल, जेडाइट पत्थर के औजार मिले। तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। अंतिम सवाल आज का है, आज काफी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, काफी बड़ा वीडियो हो गया, पर कोई बात नहीं। भीमबेटका के किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मध्य पाषाण काल से शुरुआत हो गई। जबकि भीमबेटका के कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं, फिर ये वीडियो समाप्त करते हैं। कि भाई भीमबेटका जो है कहाँ पे है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास में, विंध्यन पर्वत श्रृंखला में। भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर तक है, क्या दक्षिण पूर्व में पड़ता है। खोजकर्ता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर, जिसको बोलते हैं, 1957 में इसकी खोज की थी। पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने दर्जा दिया 2003 में विश्व धरोहर स्थल के तौर पर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। और प्रमुख विशेषता यहाँ 750 से अधिक प्राकृतिक
हैं, जैसे रॉक आर्ट्स मिले हैं। चित्रों में लाल सफेद रंग के उपयोग किया गया है। शिकार, नृत्य, घुड़सवारी, ढोल बजाते लोग और हाथी है, शेर, हिरण और जानवर दर्शाए गए हैं। तो अगर ये देखा जाए दोस्तों कि भीमबेटका ये भारत में मानव जीवन और कलात्मक अभिव्यक्ति के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे। धन्यवाद।